हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एजेंट। आज हम देखेंगे एजेंट के कितने टाइप्स होते हैं, एजेंट के कितने टाइप के, कितने तरह के और कौन कौन से एजेंट होते हैं। आज हम वो करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रो में देखते हैं क्या लिखेंगे हम। एजेंसी इज़ द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल। In the context of agency, a person who appoints another person to act on his behalf with the third person is called principal, and person who is appointed is called agent। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंसी जो है वो एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन दी एजेंट और द प्रिंसिपल। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है कि मेरे बिहाफ पे तुम ये वाला काम करो, और या फिर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट करो मेरे बिहाफ पे, और उसके साथ हमें बिजनेस करना है। बट प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट करता है किसी और को कि मेरे बिहाफ पे करो। और जो एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कि हाँ मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए वो काम करो, वो होता है एजेंट। आज हम उसी की टाइप्स देखने वाले हैं कि एजेंट कितनी टाइप के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। ए अपॉइंट्स बी टू बाई 15 बैग ऑफ वीट ऑन हिज बिहाफ। ए ने बी को अपॉइंट किया कि वो 15 बैग ऑफ वीट के बैग खरीद के लेके आए। एंड इतने यहाँ पे जो ए है, ए इज़ द प्रिंसिपल एंड बी इज़ एजेंट। ए जो है वो है प्रिंसिपल जिसने बी को अपॉइंट किया, और बी जो है वो है एजेंट जिसे अपॉइंट किया गया है काम करने के लिए। तो अभी देखते हैं काइंड्स ऑफ एजेंट। एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है एजेंट में बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट जो एजेंट है वो है यूनिवर्सल एजेंट। ये यूनिवर्सल एजेंट कौन होते हैं। ए यूनिवर्सल एजेंट इज़ वन हु ऑथराइज टू डू ऑल दोज एक्ट विच प्रिंसिपल कैन लॉफुली डू एंड कैन डेलीगेट। इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सल एजेंट होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि जो भी एक्ट लॉफुली किया जाता है वो खुद ही कर सकते हैं। मतलब कि जो भी बिजनेस के लिए जो भी उनका प्रिंसिपल लॉफुली एक्ट करता, जो भी उनका प्रिंसिपल करता किसी सिचुएशन में, तो उसी सिचुएशन में उनके पास अथॉरिटी होती है कि उस सिचुएशन में वो लॉफुली काम करें और मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करें जो भी करना है उन्होंने, जो कि उनका प्रिंसिपल कर सकता था। उनके लिए वो ऑथराइज होते हैं कि हाँ वो काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल के जैसे लाइक कोई भी सिचुएशन आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई और उन्हें सडनली कोई डिसीजन लेना पड़ जाए प्रिंसिपल की एडवाइस के बिना, तो वो ले सकते हैं। जो लाइक उन्हें लगता होगा कि हाँ प्रिंसिपल इस सिचुएशन में ये डिसीजन लेगा, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ यही डिसीजन उनका होगा और यही मुझे करना चाहिए। यही होता है यूनिवर्सल एजेंट। वो उन्हें अथॉरिटी होती है कुछ करने की, मतलब कि लॉफुली एक्ट कर देते हैं अपनी तरफ से, बट वो लॉफुली होना चाहिए। और सेकंड जो एजेंट है वो है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट, अब ये स्पेशल एजेंट कौन होता है। ए एजेंट इज़ वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू सम पार्टिकुलर एक्ट और रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन सम पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इसमें स्पेशल एजेंट वो होता है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर काम के लिए ही अपॉइंट किया जाए। मतलब कुछ भी पार्टिकुलर काम करना, लाइक किसी कार को सेल करना, और बस उसकी तो अथॉरिटी इतनी होगी कि हाँ वो उसे कार सेल कर दी और उसके बाद वो फ्री है, उसके बाद उसकी कोई अथॉरिटी नहीं। अगर अथॉरिटी के बिना लाइक कार सेल करने के बिना कोई और काम करता है तो वो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसने तो बोला है कि बस मुझे तो सिर्फ कार सेल करवानी है। आगे बाकी उसके बाद में कोई काम करे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी गारंटी नहीं होती प्रिंसिपल की। एग्जांपल देखते हैं। एज एन एजेंट और स्पेशल एजेंट तो समझ आ गया, किसी पार्टिकुलर काम के लिए, किसी एक काम के लिए मतलब अपॉइंट किया जाए, लाइक कोई भी, वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अभी एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ गया। एन एजेंट इज़ टू सेल अ बाइक। किसी बाइक को सेल करने के लिए किसी भी एजेंट को अपॉइंट कर लेना। और इफ़ द स्पेशल एजेंट इज डज एनीथिंग आउटसाइड हिज अथॉरिटी द प्रिंसिपल इज़ नॉट बाउंड बाय इट। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर कुछ करता है
मतलब बाइक सेल करने के अलावा कुछ करता है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो उसके लिए बाउंड नहीं होगा, उस एक्ट के लिए बाउंड नहीं होगा। एंड द थर्ड पार्ट एंड बाय इट एंड द थर्ड पार्टी नॉट इंटाइटल टू अज्यूम दैट द एजेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर। और इसमें जो थर्ड पार्टी है वो भी ये अज्यूम नहीं करेगी कि एजेंट के पास अनलिमिटेड पावर है या हो सकती है, ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करेंगे वो भी। तो अभी जो थर्ड एजेंट है वो है जर्नल एजेंट। ए जर्नल एजेंट इज़ विच एम्प्लॉयड टू डू ऑल एक्ट कनेक्ट विद पार्टिकुलर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। जनरल एजेंट में क्या होता है कि एक एजेंट होता है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर बिजनेस के लिए, मतलब कि एक बिजनेस के लिए, लाइक कोई भी बिजनेस होगा, लाइक बुक सेल का बहुत सारा बड़ा सा बिजनेस की, उन्हें के पास तरह तरह के बुक्स आते हैं और उन्होंने तरह डिफरेंट सिटी में सेल्स करने होते हैं। उस तरह कोई भी बड़ा सारा बिजनेस हो उसके लिए एजेंट जो अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं जनरल एजेंट। लाइक कोई भी एक पार्टिकुलर बिजनेस ले लो, किसी फैक्ट्री में मैनेजर हो गया, उन्होंने सारी पूरी की पूरी फैक्ट्री को देखना है कि हाँ इसमें अच्छे से काम हो रहा है, मशीनें वगैरह से चल रही हैं, वो मतलब कि जो भी फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है उसके लिए पार्टिकुलर उस बिजनेस के लिए वो अपॉइंट किया जाता है, ऑथोराइज्ड है। और जो स्पेशल एजेंट है उसमें सिर्फ एक काम होता है, लाइक एक काम दे दिया उसे कि हाँ ये कर लो पार्टिकुलर। इसमें बिजनेस होता है पूरा का पूरा बिजनेस तो समझती हो किसी भी कोई सी भी तरह का हो सकता है बिजनेस। फॉर एग्जांपल ए मैनेजर ऑफ अ फर्म ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल बाय डूइंग एनीथिंग विच फॉल्स विदिन द ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ द बिजनेस वेदर ही इज़ एक्चुअली ऑथराइज्ड फॉर एनी पार्टिकुलर एक्ट और नॉट। इसमें क्या है कि एक जो फार्म का एजेंट होता है वो प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है कोई भी एक्ट करे, पर वो एक्ट होना चाहिए बिजनेस के अंडर, लाइक उसे बिजनेस के अंडर एक्ट होना चाहिए। उसके लिए वो ऑथराइज्ड प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, जो भी वो बिजनेस के अंदर बिजनेस के स्कोप के अंदर काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। अब चाहे उस एक्ट के लिए उसे अथॉरिटी मिली हो या ना मिली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर उसने वो काम बिजनेस के लिए किया है तो प्रिंसिपल लायबल होगा। अभी देखते हैं फोर्थ जो एजेंट है वो है डी क्रेडिटर एजेंट। इसमें ए जो एजेंट है बहुत ही स्पेशल है। ही इज़ वन हु टेक्स एक्स्ट्रा कमीशन फ्रॉम हिज प्रिंसिपल एंड गिव गारंटी टू प्रिंसिपल दैट इफ़ द थर्ड पार्टी with whom he enter into contract on behalf of principal shall perform their financial obligation, that is if the buyer does इसमें क्या होता है कि जो डेल क्रेडिटर एजेंट होता है वो ना प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा कमीशन लेता है और फिर उसके बदले में गारंटी देता है कि जो पार्टी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जिसके साथ हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, वो पार्टी पक्का परफॉर्म करेगी जो उसने पार्ट परफॉर्म करना है। अपना पार्ट मतलब जो भी उसने पेमेंट वगैरह देनी होगी वो भी देगी, मतलब जो भी उसने पार्टी ने परफॉर्म करना है पार्ट, उसका ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वो पक्का परफॉर्म करेगी, मतलब कि श्योर है, वो गारंटी दे देता है कि हाँ वो करेगी ही करेगी। एंड इफ़ द बायर डज नॉट पे, अगर वो पार्टी पे नहीं करेगी तो उसकी जगह पे जो एजेंट है वो खुद पे करेगा। ये गारंटी वो प्रिंसिपल को देता है कि हाँ एक्स्ट्रा कमीशन लेता है और उसके बाद में गारंटी देता है कि हाँ वो पार्टी परफॉर्म करेगी, अगर वो नहीं करेगी तो मैं परफॉर्म करूँगा, मैं पे करूँगा। डज ही अकम्स द पोजीशन ऑफ श्योरिटी एज वेल एज एन एजेंट। तो फिर वो इसी तरह से वो एजेंट तो है ही, उसके साथ साथ में वो श्योरिटी भी बन जाता है, जो थर्ड पार्टी के लिए वो श्योरिटी बन जाता है, और एजेंट तो वो होता ही है प्रिंसिपल के लिए। ही इज़ नॉट आंसरेबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर फेलियर ऑफ द थर्ड पर्सन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वो आंसरेबल नहीं होता है प्रिंसिपल को कि हाँ वो क्यों फेल हो गए, ये वो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होता है प्रिंसिपल के लिए। तो समझ में आ गया होगा डी क्रेडिटर एजेंट। इसमें क्या होता है कि एक एजेंट होता है एक्स्ट्रा गारंटी देता है और उसके बदले
गारंटी लेता है पार्टी कि हाँ वो परफॉर्म करेगी पार्टी, अगर वो उसने नहीं किया तो मैं करूँगा। वो श्योरिटी एजेंट के साथ साथ श्योरिटी का रोल भी प्ले करता है, डी क्रेडिट एजेंट। अभी देखते हैं ब्रोकर क्या होता है। ही इज़ वन हु एम्प्लॉयड to make contract for purchase and sale of goods. He is not interested with the position of goods. He simply act as a connecting link and bring it to parties together, bargain, and if the circumstances materialize, he become entitled to his commission called barcase. He makes contract on the name of principal. ये ब्रोकर क्या होता है? वो एक एजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब गुड्स को सेल और परचेज़ कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाता है पार्टीज़ के बीच में। और इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पोजीशन किसके पास है किसके पास नहीं है, उसे बस कॉन्ट्रैक्ट करवाना था गुड्स को सेल एक से सेल मतलब सेल या परचेज़ करवाना होता है। लाइक कोई भी आपने देखे ही होंगे, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गुड्स को मतलब कि उनके बीच में जो ब्रोकर जो होता है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। वो थर्ड पार्टी से जाके बात करता है हाँ कि वो मतलब एक प्रिंसिपल ने अगर कुछ ख़रीदना होगा तो वो बोलेगा कि हाँ मैं आपके लिए कस्टमर लेके आया हूँ, और फिर अगर कुछ बेचना होगा तो उसके लिए भी जाके बताएगा कि उन्होंने कुछ बेचना है, अगर आप भी इंटरेस्ट हो, आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके बीच में बार्गेनिंग करा के कि हाँ वो इतना मांग रहे हैं, तुम कितना दोगे, ये वो सारा कुछ रेट वगैरह फ़िक्स करवा के अगर सर्कमस्टांसेस सही लगते हैं, मतलब कि दोनों पार्टीज़ मंजूर हो जाती है कि हाँ ठीक है हमें प्राइस वगैरह ठीक है गुड्स का, तो उसके बदले में वो फिर जिसकी वो वस्तु सेल करवाता है उससे प्रिंसिपल से वो फिर कमीशन लेता है, हाँ, या फिर जिसकी भी गुड्स सेल करवाएगा उसके बदले में वो कमीशन लेगा। लाइक वो ना गुड्स की सेल करवाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर कोई भी मतलब समझ ही गए होगे आप, सिंपल सी बात है कि एक पर्सन गुड्स की सेल करवाता है, उसे कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि गुड्स की पोजीशन किसके पास है, उसे बस सेल करवानी है या फिर परचेज करवानी है, उसके बाद उसने अपना कमीशन लेना है और निकल लेना है। यही होता है ब्रोकरेज। अभी देखते हैं फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर इज़ अ मर्केंटाइल एजेंट टू होम गुड्स आर इंटरेस्टेड फॉर सेल। ही हैज़ पोजीशन ऑफ गुड्स ऑथराइज्ड टू सेल देम इन हिज ओन नेम एंड अ जनरल discretion as to this sale. He may sell goods on usual term of credit, may receive the price and give a good discharge to the buyer. ये जो फैक्टर जो होता है वो लाइक घर में जाके गुड्स वगैरह बेचते हैं, लाइक किसी शॉप कपड़े की क्लॉथ्स की शॉप होगी, उन्होंने एजेंट रख लिया अपना कि हाँ आपको ये क्लोथ्स जो है वो गांव शहर जाके बेचने हैं, वो होते हैं फैक्टर एजेंट जो गुड्स को घर में जाके बेचते हैं। लाइक बर्तन बेचने वाले भी आते हैं और फैक्ट्री से सीधा लेके आते हैं, कुछ शॉप से लेके आते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। वो होते हैं फैक्टर एजेंट जो घर जाके गुड्स को सेल करते हैं, और फिर उनके पास गुड्स की एक तो पोजीशन होती है, तो उसके बाद पोजीशन के और सेकंड जो है वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने नेम के ऊपर सेल कर सकते हैं, और फिर वो कस्टमर को डिस्काउंट भी देते हैं और क्रेडिट अगर उन्हें क्रेडिट वगैरह भी दे देते हैं कि हाँ बाद में ले जाएंगे पैसे, ये वो। एक मिनट गाइस, फिर हाँ कहाँ थे हम? फैक्टर के पास उसके बाद उनके पास अथॉरिटी होती है गुड्स को सेल करने की, अपने नेम के ऊपर सेल कर सकते हैं, और फिर वो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देते हैं, और उससे कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हाँ बढ़िया हमें तो डिस्काउंट मिल गया, ये वो। यही होता है जो घर जाके वस्तु गुड्स को सेल करते हैं, वो होते हैं फैक्टर्स।
अभी देखते हैं 7th जो है एजेंट वो है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट में क्या होता है? कमीशन एजेंट इज़ वन हु सेल्स गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल ऑन द बेस्ट पॉसिबल टर्म इन हिज ओन नेम एंड हु रिसीव्स कमीशन फॉर हिज लेबर। ही मे हैव पोजीशन फॉर ऑफ कोर्स और नॉट। तो कमीशन एजेंट कौन वो होते हैं जो गुड्स को सेल करते हैं अपने प्रिंसिपल के लिए बेस्ट पोजीशन पे, लाइक जो भी उन्हें बेस्ट टर्म लगती है। हाँ, ये बेस्ट पोजीशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेंगे, जो उन्हें टर्म्स अच्छी लगेगी उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स को सेल करेंगे। और फिर वो उसके जिस प्राइस से मतलब जितनी हाई रेट में वो गुड्स को सेल करेंगे, जितनी अच्छी पोजीशन से गुड्स को सेल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिंसिपल से कमीशन लेंगे। और उनके पास जो गुड्स की पोजीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो गाइज़ यही था हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ एजेंट। होप आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी डिस्टर्बनेस हुई आपको, सॉरी उसके लिए। और थैंक यू गाइज़। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अगर कमेंट करना, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में बोल देना, मैं समझा दूँगा। और नोट्स वगैरह चाहिए हो तो फिर मैसेज कर देना, मैं आपको जीमेल पे लिंक सेंड कर दूँगा।